अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं दराज के ऊपर कि दराज क्या है। पिछले कुछ वीडियोस में हम इस पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एग्जांपल्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपरली दराज के ऊपर। दराज.pk एक वेबसाइट है जहां पे आप चीज़ें खरीदते हैं और चीज़ें बेचते हैं। बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है। तो ये तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप लोग अभी जाइए गूगल पे लिखिएगा दराज.pk या दराज.pk, डायरेक्ट विजिट कर लें। वहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एथिक्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं या बाहर भी कर रहे हैं, एथिकल वैल्यूज़ का बहुत ख्याल रखना है। बायर और सेलर दोनों ही अब्यूजिव होते हैं। बायर्स भी गलत होते हैं, सेलर्स में भी गलत लोग होते हैं। आपने एक चीज़ मंगवाई, आपको गलत चीज़ आ गई। ये मैं दराज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, कहीं पे भी इस पे प्लेटफॉर्म का कसूर नहीं होता। सेलर है ना, सेलर अब कोई गलत आदमी भी आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए आया, वो कहता है जी 10 दिन में बेचो, खाली डब्बे भेजो, गलत चीज़ें भेजो, पैसे कमाओ, गायब हो जाओ। अब इस पे प्लेटफॉर्म का तो कसूर नहीं होता, लेकिन बीइंग अ सेलर हमारी जिम्मेदारी तो होती है ना कि हम अच्छी चीज़ बेचें, ईमानदारी से चीज़ बेचें। तो जब आप लोग बेचते हैं कोई चीज़, तो बीइंग अ सेलर आपने ये ख्याल रखना है कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है, जो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, जो आपने उसकी पिक्चर्स लगाई हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसके अंदर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है, किसी बंदे ने कोई चीज़ ऑर्डर की, उसके पास खाली डब्बा आ गया, या डब्बे के अंदर ऐसे केसेस में हुए हैं कि लोगों ने बताया डब्बे में ईंट रख के भेज दी किसी ने और पैसे पूरे चार्ज कर लिए। अब तो ये तो गलत हो जाता है। अब एथिक्स का ख्याल तो हमने रखना है ना, ये तो मेरा और आपका काम है। प्लेटफॉर्म हमें मुहैया हो गया। प्लेटफॉर्म तो कभी आपको अलाउ नहीं करेगा, कोई भी प्लेटफॉर्म है आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप इस तरह का फ्रॉड करें। लेकिन अगर कोई बंदा कर जाता है तो उस पर प्लेटफॉर्म क्या करे? तो ये मैं और आप हैं, हमने मिलके किसी भी प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाना है। फिर लोगों का क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट प्लेटफॉर्म से उठ जाता है, सेलर से नहीं उठता। ये प्रॉब्लम है। 10 सेलर गलत आए, 10 सेलर गंदे आए, उन्होंने वो जो 100 अच्छे थे उनका भी काम खराब कर दिया। सारे लोग कहेंगे जी ये फलां जो वेबसाइट है ना, इसके सेलर खराब होते हैं, यहाँ से तो नहीं खरीदना। पूरा बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, बायर भी अब्यूजिव होता है। बायर क्या करता है, प्रोडक्ट मिल गई है, इस्तेमाल कर ली, घर में आ गई, खिलौना है या शीशे की कोई चीज़ टूट गई, उसने शोर मचा दिया जी मुझे टूटी हुई मिली है। बहुत ही अनएथिकल बात। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है चीज़ खरीदने की, तो भाई दोबारा भी खरीद लो। झूठ बोल के आपको क्या मिलेगा? चीज़ आपसे खुद टूट गई, आपके घर में आके टूट गई, आपके बच्चों ने तोड़ दी, कोई मसला हो गया, तो आप उसका जिम्मेदार सेलर को ठहरा देते हैं। ये मैं एक आपको नहीं कह रहा, आपसे मुराद मैं भी हूँ, आप भी, हम सब लोग हैं। कोई भी बंदा जो ये काम करता है, तो ये गलत चीज़ है। अगर आपने एक चीज़ मंगवाई है और उसमें कोई मसला आपके पास आने के बाद हुआ है, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार सेलर नहीं है। तो आप लोगों ने आज जाके क्या करना है, स्पेशल काम आपने ये करना है। ये वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, आज से मुराद मेरी ये वीडियो है कि वीडियो देखने के बाद आपने दराज.pk विजिट करनी है और देखना है कि लोग वहाँ पे कैसे बेचते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बिकती है। उस पर क्लिक करके देखें प्रोडक्ट पे कि उसकी लिस्टिंग कैसी है, उसने टाइटल क्या दिया है, उसने तस्वीरें कैसी लगाई हैं, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। वहाँ पे एक रिव्यू की ऑप्शन भी आ रही होती है कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद कि ये प्रोडक्ट कैसी है, अच्छी है, गलत है, टाइम पे मिली है, नहीं मिली। तो आपको आइडिया होगा जज करने में कि कौन से सेलर अच्छे हैं और कौन से सेलर अच्छे नहीं हैं। एक वक्त आता है जो अच्छे सेलर नहीं होते उनसे कोई भी नहीं खरीदता, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं, तो उनका बिजनेस खत्म हो जाता है वैसे ही। तो मुझे बताएं कि आप शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें ना, इस्लाम तो हमें अलाउ ही नहीं करता हराम काम करने को, हराम इनकम हमें अलाउ ही नहीं है। और फिर ये है कि वो शॉर्ट टर्म है। आप गलत चीज़ें बेचेंगे 10 दिन 20 दिन, उसके बाद पूरी मार्केट में पता चल जाएगा ये जो शॉप है, ये जो सेलर है, ये फ्रॉड है, इससे नहीं खरीदना। तो शॉर्ट टर्म गोल लेके ना आए, लॉन्ग टर्म गोल लेके आए, प्रॉपर बिजनेस करें, प्रॉपर पैसे कमाएं, हलाल इनकम लेके आए, फ्रॉड किसी के साथ भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर लेते हैं दराज पे, दराज.pk। पाकिस्तान में अगर आपने ऑनलाइन सेलिंग करनी है, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, खुद करनी है या किसी को सर्विसेज देनी है। अब ये मैं आपको पहले बहुत दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का तरीकाकार सीख लेते हैं, अगर आप अमेज़ॉन पे काम कर लेते हैं, तो दराज पे काम करना आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। सेम नहीं है, आसान है। आपने मुश्किल काम सीख लिया, अब आसान वाला, वो भी इतना मुश्किल नहीं है अमेज़ॉन का भी, लेकिन दराज उससे भी ज़्यादा आसान है। सादा एग्जांपल लें तो अगर आपने मैनुअल गाड़ी चलाना सीख ली, तो ऑटो चलाना तो और आसान हो जाती है। उसमें तो क्लच भी नहीं होता, सिर्फ ब्रेक और रेस होती है।
वो ज़्यादा आसान काम हो जाता है, गियर भी बार बार नहीं लगाने, एक ही दफ़ा ऑटो पे कर दिया, स्टीयरिंग पकड़ के चला रहे हैं। तो आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग सीख लिया, आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट हंट किस तरीके से की जाती है, तो आप दराज के लिए भी कर सकते हैं। आपको सोर्सिंग आ गई, सोर्सिंग आपको पता चल गया जी, सोर्सिंग ये मोबाइल है या मोबाइल का कवर है, ये मैंने किस तरीके से इसका सप्लायर ढूंढना है। अब आप चाहे वो दराज के लिए ढूंढें, चाहे अमेजोन के लिए, चाहे वॉलमार्ट के लिए, चाहे ईबे के लिए, चाहे इट्सी के लिए, बात तो एक है। आपके सप्लायर को तो कोई गर्ज नहीं कि आपने कहाँ पे बेचना है। सप्लायर ये तो नहीं कहेगा नहीं जी अगर अमेजोन पे बेचेंगे तो $2 का दूंगा, दराज पे बेचेंगे तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। वो कहेगा भाई आप दराज पे बेचें या अमेजोन पे बेचें, मैं तो आपको $2 का ही दूंगा। तो इसलिए आपके लिए चीज़ें निस्बतन आसान हो जाती है। अब लिस्टिंग क्रिएशन है, PPC ऐप, स्पॉन्सर ऐड चलाना है, तो जो भी चीज़ है, जो भी काम अमेजोन पे है, आप वही चीज़ें दराज पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 2-4 दफ़ा दराज का आप इंटरफेस देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। लिस्टिंग क्रिएट करनी है, क्या है लिस्टिंग क्रिएशन में? टाइटल लिखना है, बुलेट पॉइंट्स है, डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट लिखना है। अमेजोन के लिए लिखे हैं, दराज के लिए, बात तो तकरीबन एक ही है। कंट्री का तो बहुत कम ऐड होता है ना लिस्टिंग के अंदर, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड होती है, तो प्रोडक्ट जहाँ की है उसको उस हिसाब से आप डिस्क्राइब कर देंगे। तो दराज.pk भी एक अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा अभी आप फोकस अमेजोन पर करें। आप एक चीज़ जो आपने पूरी सीखी है, जिस पे आपका पहले एक्सपीरियंस है, यानी एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अभी तक कुछ हो चुका होगा ना, काफ़ी सारी वीडियोस आप देख चुके हैं, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। अब तो हम तकरीबन एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आपने पहला काम अमेजोन पर ही करना है सारा, क्योंकि उसका मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया, मैंने आपको सेलर सेंट्रल खोल के दिखाया। इसको करने के बाद फ्यूचर में अगर आप कभी दराज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप लोग यकीनन इस काबिल हो चुके होंगे सीखने के बाद कि जब आप अमेजोन कर लेते हैं तो फिर आप दराज भी कर लेंगे। मैं दराज की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? हम लोग तो टोटल पूरे कोर्स में अमेजोन की बात करते हैं, हम वॉलमार्ट, ईबे वगैरह की बात करते हैं। दराज को हम क्यों ले आए बीच में? हम इसलिए लेके आए हैं कि हो सकता है आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अमेजोन के सर्विसेज दे रहे हो, अब आप पैसे कमा रहे हैं, तो हो सकता है आपका दिल करे कि मेरा अपना भी कोई बिजनेस होना चाहिए। लेकिन आप कहते नहीं मैं अमेजोन पर अभी नहीं बेचना चाह रहा, मेरा अभी इतना बजट नहीं है, तो मैं क्यों ना दराज पे कोई बिजनेस खड़ा कर लूँ। तो एसेट बनाने के लिए आपको दराज पे भी काम करना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, मैं कहता हूँ आपके दराज पे 1 लाख प्रॉफिट आता है महीने का, 5-6 लाख सेल है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो 15 से 20 लाख का आप अपना वो दराज का अकाउंट पे फ्लिप कर सकते हैं। आप किसी को बता के कि जी देखें मेरे अकाउंट पे इतनी सेल होती है, प्रॉफिट 1 लाख है महीने का, तो 15 महीने का प्रॉफिट आप मुझे दे दें, 15 लाख तो अकाउंट आप ले लें। आपके पास 15 लाख इकट्ठा आ गया, अब आप अमेजोन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने बिजनेस के लिए दराज से भी स्टेप ले सकते हैं। दराज के लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, डिजी स्किल की टीम से भी पूछ सकते हैं, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। बस आप लोगों ने काम करना है, पाकिस्तान में भी करना है, पाकिस्तान से बाहर भी करना है। पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमने उनको भी ग्रो करना है, जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, जो बाहर के प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हमने इनकम जनरेट करनी है। वहाँ से इनकम जनरेट करके हमने पाकिस्तान लेकर आनी है, और पाकिस्तान में ला के फिर हमने पाकिस्तान में बिजनेस करना है। तो इस तरीके से हमारा भी फ़ायदा हो रहा है और हमारे मुल्क का भी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग पे, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रॉक्सी मार्केटिंग में सही तरीके भी होते हैं, गलत तरीके भी होते हैं। गलत तरीका आपने ना खुद इस्तेमाल करना है, ना कभी क्लाइंट को बताना है। वैसे नॉर्मली अब हम प्रॉक्सी मार्केटिंग यूज़ नहीं करते, ये एक थोड़ा सा ओल्ड मेथड है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में दोबारा ज़रूरत पड़े इसकी। प्रॉक्सी मार्केटिंग में बेसिकली होता है गिव अवेज आप करते हैं। गिव अवे का मतलब है फ्री में आइटम देना, और उसके अगेंस्ट आप रिव्यू लेकर आते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये गिव अवेज हम ऐसे नहीं शुरू कर देते कि कोई भी प्रोडक्ट है बस उसे गिव अवे कर दें और उसके अगेंस्ट हम रिव्यू लेके आ जाएं। रिव्यूज़ की भी एक परसेंटेज है। अमेजोन देखता है कि अगर आपकी रिव्यू रेट 7% से ऊपर जा रहा है तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि रियलिस्टिकली इतने रिव्यूज़ नहीं आते। अगर आपकी सेल हुई है 100 यूनिट, तो जो नॉर्मल मेथड चलता है उसमें ये होता है कि आपको 1 रिव्यू आता है। 100 सेल्स के बदले 1 रिव्यू। लोग बॉदर नहीं करते ना रिव्यू देना। नेगेटिव वाले तो फौरन बॉदर करते हैं, पॉजिटिव वाले नहीं बॉदर करते। वो कहते हैं ठीक है अच्छी प्रोडक्ट है, मिल गई है, पैसे दिए थे, फ्री में तो नहीं मिली, पैसों के अगेंस्ट मिली है, तो रिव्यू क्यों दें। तो नॉर्मली लोग रिव्यू आपको नहीं देते। तो अगर आप खुद से रिव्यू लेके आए और इतने ज़्यादा रिव्यू ले आए तो अमेजोन को पता चल जाता है कि ये फेक रिव्यूज़ हैं। तो फेक रिव्यूज़ नहीं लेके आने होते। हाँ, गिव अवेज जहाँ तक अमेजोन हमें अलाउ करता है कि जी इतने आप गिव अवेज कर सकते हैं, अमेजोन खुद हमें अलाउ करता है। अभी वो चलता है या नहीं चलता, अमेजोन कहता है जी 90% ऑफ पे आप दे दें, आप ये कर लें, आप PPC के थ्रू कर लें, आप वाइन प्रोग्राम के थ्रू ले आए। तो जो तरीके अमेजोन अलाउ करता है हम उन तरीकों से सिर्फ रिव्यूज़ लेके आएंगे, फेक रिव्यूज़ हम नहीं लेके आएंगे।
अब गिव अवे में आपको हीलियम 10 बताता है। जब मैंने आपको हीलियम 10 बताया था उसमें आपको याद होगा कि हमने देखा था हमें CPR 8 डेज गिव अवे बता रहा होता है, वो रिकमेंडेड कि 8 दिनों में इतने गिव अवे करने हैं तो आपने रैंक हो जाना है। अच्छा, अब प्रॉक्सी मार्केटिंग में होता क्या है, ये नॉर्मली आउटसोर्स होती है। ये आपके लिए एक अलग से इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है और एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम भी हो सकता है, या आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया अकाउंटेंट का काम आउटसोर्स है, लिस्टिंग जो आपका कंटेंट तैयार होता है वो आउटसोर्स है, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आउटसोर्स होनी है। लेकिन एज अ VA आपका काम है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग में क्या होता है, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जेनी। जेनी अब एक फीमेल नाम है, लेकिन जेनी कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई बाबा भी हो सकता है, बाबी भी हो सकती है। हमने बस एक नाम रख लिया, एक फर्जी नाम, कि जिसको हम फ्री में प्रोडक्ट दे रहे हैं वो जेनी है। अब हम डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में जाते हैं, फेसबुक ग्रुप से लोग ढूंढते हैं, उनको बताते हैं जी हमारी नई प्रोडक्ट आई है, हम ये आपको देंगे, फ्री में देंगे, आपने इसके अगेंस्ट हमें ऑनेस्ट रिव्यू देना है। इसमें किसी हद तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में यही होता है ना, हम किसी को कहते हैं जी आप वीडियो बनाएं हमारी प्रोडक्ट पे, अनबॉक्स करें। आपने कभी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे कि कोई बंदा अनबॉक्स कर रहा है, दिखा रहा है जी मैंने ये ऑर्डर किया था, मुझे मिला है। भाई आपको भी ऑर्डर मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, हम में से कभी कोई इतना खुश हुआ है कि वो वीडियो बनाया कि जो मुझे प्रोडक्ट मिली है। ये वो लोग खुश होते हैं जिनको फ्री में मिलती है और बल्कि साथ पैसे भी मिलते हैं, मार्केटिंग है ना। तो इसी तरह हम अमेज़ॉन पे करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। कोई भी लोग जो ज़ाहिर है हमारी सेल्स हम यूके में करना चाह रहे हैं तो हम यूके के इन्फ्लुएंसर देखेंगे, यूएसए में है तो वहाँ के देखेंगे, उनसे डील बनाएंगे कि जी हम आपको अपनी प्रोडक्ट फ्री में देंगे, साथ में इतने पैसे देंगे, तो आप इसको अनबॉक्स करें कि जी मुझे ऑर्डर आया है, रिसीव हुआ है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो रिव्यूज़ वगैरह इसी तरीके से आप लोग बिल्ड करते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ लीगल वे से बिल्ड करेंगे। अगर अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब जब अलाउ करेगा तब करेंगे। वाइन प्रोग्राम जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वाइन में तो अमेज़ॉन खुद आपको कहता है जी मैं आपको रिव्यू ला के देता हूँ, तो वहाँ पे तो हमें मसले की बात ही कोई नहीं है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री में आइटम जा रही है और उसके अगेंस्ट रिव्यू आ रहा है। अच्छा, कुछ केसेस में ये होता है कि उसके अगेंस्ट रिव्यू भी नहीं आ रहा होता, हम खुद नहीं लेके आते, हम आइटम फ्री में देते हैं लेकिन हम कहते हैं आपने रिव्यू नहीं देना। हमें क्यों नहीं देना? क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें सेल्स वेलोसिटी चाहिए होती है, रिव्यू नहीं चाहिए होते हैं। रिव्यू ज़्यादा आ जाए तो अकाउंट सस्पेंशन की तरफ जा सकता है। तो हम सेल वेलोसिटी बिल्ड करने के लिए, सेल वेलोसिटी क्यों बिल्ड करते हैं? ताकि हमारे कीवर्ड्स रैंक हों। हम कहते हैं जी पिलो का कीवर्ड है, उस कीवर्ड के अगेंस्ट आज 50 सेल्स आनी चाहिए, रिव्यू चाहे कोई भी ना आए। तो अमेज़ॉन देखता है कि अच्छा इस कीवर्ड के अगेंस्ट इस बंदे को इतने सेल्स आ रही हैं, तो अमेज़ॉन आपको बेहतर BSR दे देता है, जो बेस्ट सेलर रैंक हमने डिस्कस किया था, इस बेस पे कि आपकी सेल्स अच्छी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने आपको बता दी वो सिर्फ उसी लाइन में यूज़ होगी। प्रॉक्सी मार्केटिंग मैंने आपको बताई, लेकिन हो सकता है प्रॉक्सी मार्केटिंग भी आप करें, रिव्यू फिर भी ना लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर रही होंगी कि अभी हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। क्या हमें सेल वेलोसिटी की ज़रूरत है, क्या हमें रिव्यूज़ की ज़रूरत है, क्या हमें फीडबैक की ज़रूरत है? जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो वाला काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने शायद एक लफ्ज़ सुना हो, एक्सटर्नल ट्रैफिक, क्योंकि अभी आप काफ़ी काम सीख चुके हैं, काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं। शायद यहाँ पे या कहीं और अमेज़ॉन से रिलेटेड यूट्यूब पर कहीं एक्सटर्नल ट्रैफिक का आपने सुना हो। ये बेसिकली क्या होती है? एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है जो हम बाहर से ट्रैफिक लेके आते हैं। हम जो बायर्स अपने अकाउंट पे लेके आते हैं बाहर से, यानी एक तो अमेज़ॉन का बायर है ना, अमेज़ॉन पे आता है कोई बंदा, लिखता है और ख़रीद के चला जाता है, वो तो अमेज़ॉन का बायर है। हम बाहर से जो लेके आते हैं ट्रैफिक, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से ला सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट बना के अब वो किस तरह लेके आते हैं, एक सवाल पैदा होता है। आप अपनी वेबसाइट अगर बनाते हैं तो उस पर आप लिंक दे देते हैं अपनी अमेज़ॉन का कि जी वेबसाइट पे एक बंदा आया, जब उसे परचेज करना चाहेगा तो वो लिंक उसको ले जाएगा आपके अमेज़ॉन स्टोर पे। अमेज़ॉन को पता चलेगा कि ये तो ट्रैफिक बाहर से आई है, तो अमेज़ॉन आपको उसकी वेटेज देता है। आपकी रैंकिंग में ये बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी यूज़ होती है कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, आप बाहर से भी लोगों को कह रहे हैं अमेज़ॉन पे आके ख़रीदो। हालांकि अगर आप कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ज़ाहिर है जो आपने अमेज़ॉन को परसेंटेज देनी है सेल्स पे, वो अमेज़ॉन को तो आप नहीं दे रहे वहाँ पे। लेकिन हम फिर क्यों लेके आएंगे अमेज़ॉन पर अपने ट्रैफिक? वो इसीलिए लेकर आएंगे कि हमें वेटेज मिलेगी। अमेज़ॉन कहेगा कि इनकी प्रोडक्ट इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी चीज़ है कि हालांकि इसकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन निकाल सकते हैं, फिर भी ये बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, तो ऑफकोर्स अमेज़ॉन आपको वेटेज देगा इसकी। अगर हम पाकिस्तान में एग्जाम्पल ले लें इसकी, कोई भी मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर एक स्टोर है। अब उस स्टोर पे कुछ लोग खुद ही आ रहे हैं, आते हैं उस स्टोर पे बाय करके चले जाते हैं।
लेकिन एक बंदा क्या करता है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार मैं तुम्हें उस स्टोर पर लेकर जाऊंगा और वहां से तुम चीजें लेना, बहुत जबरदस्त है। अब जब वो बंदा 4-5 दफा अपने दोस्तों को स्टोर पे लेके आएगा तो स्टोर वाला उस बंदे को वेटेज देगा। वो कहेगा कि ये खुद तो आता है मेरे स्टोर पे, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी लेके आ रहा है, तो वो कोई ना कोई बेनिफिट भी उसको दे सकता है। हो सकता है उसे कहे कि जी मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देता हूँ, तुम फ्री में कोई एक चीज ले लो, या मैं तुम्हें कोई परसेंटेज देता हूँ कि तुम बाहर के ट्रैफिक मेरे पास लेके आ रहे हो। तो अमेज़ॉन के काम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमने वेटेज लेनी है, हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। रैंक करने के लिए सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है। रैंक करने के लिए हम गिव अवेज का भी इस्तेमाल करते हैं, हम प्रॉक्सी मार्केटिंग भी करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, जिस तरह अमेज़ॉन अलाउ करता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोग पीपीसी पे भी काम करते हैं। पीपीसी को मैं आपको प्रॉपर बता चुका हूँ, शुरू में आपको प्रॉपर पीपीसी सिखा चुका हूँ, फिर दरमियान में आकर मैंने आपको बताया कि पीपीसी पे ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। रैंकिंग ये है कि कोई बंदा, अगर मैं ग्लास बेच रहा हूँ तो मेरा ग्लास सामने आना चाहिए ना, अगर वो ग्लास लिखता है आके। तो अगर रैंक नहीं है मेरे प्रोडक्ट, हम कहते हैं जी हमें ज़रूरत ही नहीं, जी हम क्यों दे ट्रैफिक जी अमेज़ॉन को, हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी प्रोडक्ट रैंक नहीं हो रही। कोई बंदा ग्लास आके लिखता है तो मेरा ग्लास 100वें सफ़े पे कहीं पड़ा हुआ है, तो कौन जाएगा नेक्स्ट 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 क्लिक करता हुआ कि जी लास्ट पे कोई बंदा कितने का बेच रहा है। आप भी नॉर्मली एज अ बायर जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ऑनलाइन, दराज पे कह लें, अमेज़ॉन पे, कहीं भी, कुछ भी, आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो आप कितने नेक्स्ट पेजेस पे जाते हैं? आप लिखते हैं तो आप पहले पेज पे जो आ रहे हैं या दूसरे पेज पे, उसी में से डिसाइड कर लेते हैं उनके रिव्यूज़ देख के और फीडबैक देख के और प्राइस देख के। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा ऐसा होगा जो क्लिक करते करते लास्ट पेज पे जाके देखेगा कि कौन बंदा कितने में बेच रहा है। वो तो बिल्कुल नए लोग होंगे, वो रैंक ही नहीं हो रहे, रैंक नहीं हो रहे तो सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिजनेस तो हम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे रैंक करने की, और रैंक करने के लिए एक्सटर्नल ट्रैफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सटर्नल ट्रैफिक के बेनिफिट्स पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होती है, हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अमेज़ॉन से हट के आप बाहर से जो ट्रैफिक अमेज़ॉन पर लेके आते हैं, ट्रैफिक से मुराद है सेल्स, ट्रैफिक से मुराद है कि कोई भी बायर जो किसी और वेबसाइट पे है, गूगल पे है, फेसबुक पे है, कहीं भी और है, उसको आप लेकर आते हैं अमेज़ॉन पर। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आप कंपटीशन से दूर चले जाते हैं। दूर जाने से मुराद ये है कि जो अमेज़ॉन पर कंपटीशन है कि इतने सारे लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कीवर्ड्स सारे सेम कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आते हैं तो आप उस कंपटीशन से काफ़ी हद तक दूर चले जाते हैं, आपके लिए काम आसान हो जाता है। अमेज़ॉन देखता है कि ये बंदा तो बाहर से ट्रैफिक अमेज़ॉन पर लेके आ रहा है, यानी इसका ये जो बायर है ये इसके पास किसी और प्लेटफॉर्म पे आया, लेकिन इसने उसको लिंक दिया कि नहीं तुम मेरी प्रोडक्ट अमेज़ॉन से आके बाय करो, तो अमेज़ॉन इस पर आपको वेटेज देता है। आप बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है उससे बच जाते हैं। अगली चीज़ आपके पास आ जाती है, आप ज़्यादा सेल्स अपने पास लेके आ सकते हैं। जाहिर है अमेज़ॉन पे एक बंदा आके टाइप कर रहा है एक चीज़ और वो आके बाय करके जा रहा है, एक बंदा गूगल पे आके लिखता है, एक बंदा फेसबुक पे आके ढूंढता है, लिंक्डइन पे ढूंढता है, इंस्टाग्राम पे आके ढूंढता है और वहां से आ जाता है। अब वो अमेज़ॉन का बायर नहीं है, वो एक्सटर्नल बायर है, लेकिन वहां पे आ रहा है तो आपकी सेल्स बूस्ट हो रही है ना। आप बाहर की ट्रैफिक, बाहर की सेल्स भी लेके आ रहे हैं अपने पास। एक और इसका जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस का, कि आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं प्राइवेट लेवल की, ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं, जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने की बात करते हैं, तो आपका ब्रांड अमेज़ॉन तक महदूद नहीं रहा। अब अगर आप अमेज़ॉन पर बेच रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट सिर्फ अमेज़ॉन तक की है, तो आपके पास आपका जो बायर है सिर्फ उन लोगों को आपकी प्रोडक्ट का पता है, आपके ब्रांड का पता है जो अमेज़ॉन पे है। अब जो लोग अमेज़ॉन पर नहीं हैं उन तक आप कैसे पहुंचेंगे? तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, ज़्यादा लोग आपको जानना शुरू होते हैं। कि सादा सी एग्जांपल है, कितनी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं पाकिस्तान में कि जिनको आप जानते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का ताल्लुक किस एक खास प्लेटफॉर्म से है, ये कहाँ से प्रोडक्ट चली थी, कहाँ से फेमस हुई थी। यानी ऐसी प्रोडक्ट आप जानने लग गए, आपके दिमाग में आ गई, इतनी फेमस होगी कि आपको अब ये भी नहीं पता रहा कि वो पहली दफा किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक में आए थे। तो ये बेनिफिट होता है हमें कि हमारी हर तरफ ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। गूगल पे भी लोगों को पता होता है, फेसबुक पे भी लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा अगर हमने इस फील्ड में, इस प्रोडक्ट में जाना है तो इसमें ये एक ब्रांड नेम है। आप किसी भी मोबाइल कंपनी का अपने माइंड में रख लें, आपके पास जो भी मोबाइल है, अब ये मोबाइल आपने कहाँ से देखा था? ऐसा तो नहीं है कि सब लोग अमेज़ॉन पे गए और सब लोगों को अमेज़ॉन पर पता चला कि जी ये मोबाइल होता है, कोई भी कंपनी है मोबाइल की।
अगली चीज आ जाती है इंटरनली एक कंपटीशन होता है, आप उससे भी बच जाते हैं। अमेज़न का एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम हम बोलते हैं सिस्टम को, बैकएंड सिस्टम। अमेज़न पे बैकएंड पे लोग नहीं बैठे हुए कि जी अच्छा इस बंदे ने इतने कीवर्ड्स पे इतनी पीपीसी चलाई है, इसको रैंक कर दो। एक बंदा बैठा वो कहता है चलें जी अभी इसको रैंक कर दें, अब इसको डाउन कर दें, इसको कर दें। ये सारा सिस्टम बना हुआ सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ रोबोटिक सिस्टम है, इसमें मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, सिस्टमैटिकली हो रहा है सारा। तो सिस्टम ये देखता है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही है, तो इसमें आपके पास ये चांसेस ऑलमोस्ट चांसेस जीरो होते हैं कि जी मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। सिस्टम है फिर भी गलती हो सकती है, लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो लोग बार बार अपने सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, चीज़ों को बेहतर करते रहते हैं। तो आपको पता है कि जब मैं एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आऊँगा, अमेज़न का एल्गोरिदम देखेगा, तो इंटरनली जो एक कंपटीशन है ना, जो अमेज़न के बैकएंड सिस्टम में है कि एक ही कीवर्ड पे अगर 10 लोग पीपीसी चला रहे हैं और सबका बराबर पैसे हैं या थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, तो उसने किसको रैंक करना है, किसको डी रैंक करना है, किसको पहले पेज पे रखना है, किसको 5वें पे रखना है। तो ये इंटरनल एक कंपटीशन होता है, इससे आप बच जाते हैं। तो आप लोगों ने खुद भी जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या जब अपने क्लाइंट के लिए आप एज अ वीए सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि हमने एक्सटर्नल ट्रैफिक पे जरूर काम करना है। वो हम अगली वीडियो में जाके कर लेंगे ना कि हमने किस किस तरीके से काम करना है, लेकिन आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक जरूर लेके आनी है ताकि आपको बेनिफिट हो, आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो, आपका कंपटीशन भी कम हो, आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी हो। फिर इसमें एक और क्या होता है कि अमेज़न आपका बीएसआर पे हम बात कर चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक पे आपका बीएसआर इंप्रूव होता है, आपकी रैंकिंग बेहतर होती है। और फिर इसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं कि अमेज़न आपको रिवार्ड करता है। अमेज़न कहता है कि जी ठीक है आप एक्सटर्नल लेके आए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलें जी मेरी फीस 17% है, मैं आपसे 13% ले लेता हूँ। अमेज़न कोई ना कोई रिवार्ड आपको टाइम बाय टाइम दे सकता है, जी एक्सटर्नल ट्रैफिक पे ठीक है मैं आपको इतना बेनिफिट दे दूंगा। ओवरऑल तो बेनिफिट दे ही रहा है, रैंकिंग में दे रहा है, कंपटीशन में दे रहा है, लेकिन अलग से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे सकते हैं अमेज़न कि जी अगर आप इतना एक्सटर्नल बिजनेस लेके आए कि मैं आपको इतनी अपनी फी में डिस्काउंट कर दूंगा। तो ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए हम ये सारे बेनिफिट्स कैसे लेंगे, ज़ाहिर एक्सटर्नल ट्रैफिक होगी तो लेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इसको किसी भी सूरत मिस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बेनिफिट्स के ऊपर, एक्सटर्नल ट्रैफिक के बेनिफिट्स के ऊपर कि उसके फायदे क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से हम एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन है फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट ब्लॉग्स। फिर हम बात कर लेते हैं ईमेल्स की लिस्ट की कि लोग ईमेल्स की लिस्ट लेके वहां से करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक आ जाता है, फेसबुक एड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को, इन्फ्लुएंसर का मतलब कि जो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता हो पब्लिक को, पब्लिक उसकी बात मानती हो, उसकी बात सुनती हो, कोई भी फेमस आदमी, वो आपकी प्रोडक्ट को ओपन करता है, आप उसे भिजवाते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास नई प्रोडक्ट है, मैं ओपन करके देखता हूँ क्या है, उसके बेनिफिट्स बताता है। या कोई भी और ऐसी प्रोडक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ है, तो वो उसके बेनिफिट्स बताता है अपने वीडियो के अंदर। तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा अगर ये बंदा कह रहा है तो ज़रूर इस पर कुछ होगा, इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, इसमें ज़रूर कुछ फ़ायदे की चीज़ होगी, ये ज़रूर बाकियों से मुख्तलिफ होगी। अब इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये ज़रा ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसमें फेसबुक भी यूज़ होता है। अच्छा, टिकटॉक के लिए ना हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है, हम लोग ये, हमारे माइंड में ये आता है कि शायद टिकटॉक ये तो सिर्फ गलत चीज़ों के लिए है। गलत चीज़ों के लिए इसलिए है कि हमने इसको गलत चीज़ों के लिए बना लिया। ये प्लेटफॉर्म तो इस काम के लिए नहीं आया था जिस काम के लिए हमने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर आप अमेरिका या यूके में देखें तो वहाँ टिकटॉक बड़ी एक ऑथेंटिक ऐप है, लोग उस पर वीडियोज़ बनाते हैं, करते हैं और बड़ा उस पर अच्छा कंटेंट होता है। अगर हम लोग फेसबुक का गलत इस्तेमाल शुरू कर दें तो फेसबुक गलत हो जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। तो इसलिए कोई भी प्लेटफॉर्म इटसेल्फ गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। तो टिकटॉक पे भी आप लोग इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हैं। जाहिर बात है, हम जब प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, उन मुल्कों में है, तो हम वहाँ के टिकटॉकर ढूंढते हैं, यहाँ के नहीं ढूंढ लेने टिकटॉकर। यहाँ के टिकटॉकर्स का हमें वहाँ पे बेनिफिट कोई नहीं होने वाला, तो हमने वहाँ के टिकटॉकर्स ढूंढने हैं। या इंस्टाग्राम पे जो भी फेमस हैं, जिनके पेजेस पे देखते हैं कि अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके वो हमसे चार्ज करते हैं और चार्ज करके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब करते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक आती है। अच्छा, फेसबुक पे जब हम करते हैं तो फेसबुक पे थोड़ा सा हम हटके करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो वो इंस्टा और टिकटॉक पे ज़्यादा है,
फेसबुक पे भी है, लेकिन फेसबुक पे हम ज्यादा फोकस करते हैं एड्स चलाने के ऊपर। जिस तरह हमने अमेजोन पे पीपीसी सीखी है, इस तरह फेसबुक एड्स होते हैं, स्पॉन्सर एड। आप में से हर एक के साथ हुआ होगा कि आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि कई ऐसे पेजेस हैं जो आपने लाइक नहीं किए लेकिन आपके सामने आ रहे हैं। उनके साथ छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो आपके सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐड चलाया हुआ है कि मेरी प्रोडक्ट या मेरा पेज ज्यादा लोगों के सामने शो होना चाहिए। तो जितने ज्यादा लोगों के सामने शो होगा, चांसेस होंगे कि उनमें से लोग क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद भी सारे बाय नहीं करेंगे। ये हम सारा पीपीसी में सीख चुके हैं कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन कितनी आती है, ये सारी चीजें अलग हैं। लेकिन हमने लोगों तक पहुंचने के लिए एक मीडियम को यूज करना है, और उसमें सबसे बेस्ट मीडियम सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, उसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम सारी चीजों की बात कर रहे हैं। एक और चीज, एक्सटर्नल ट्रैफिक के अंदर आप गूगल से भी लेके आ सकते हैं, वो भी एड्स ही हैं, गूगल एड्स चला के। कि कोई बंदा गूगल पे आके अगर लिखता है माइक, तो मेरी प्रोडक्ट, मेरा ब्रांड सामने आना चाहिए, और वो अमेजोन के जरिए भी आ सकता है, आपकी अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आ सकता है। एक तो है कि आप अमेजोन के थ्रू गूगल पे उसको रैंक करें, यानी अमेजोन की डायरेक्ट लिस्टिंग, अमेजोन लिखा और साथ आपका ब्रांड नेम आ रहा हो। एक है कि आप उसको रैंक करें अपनी प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू। अपनी वेबसाइट भी बनाई होगी आपने, आप अपने क्लाइंट को कहेंगे कि वो बना ले। तो बना ले से मुराद ये है कि आप उसको बनवा के देंगे, आपका काम नहीं है बनाना, ये डेवलपर का काम है। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं उन लोगों का काम होता है, वेब डेवलपर जो लोग होते हैं उनका काम होता है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम ऐसा भी ये होगा कि अच्छा वेब डेवलपर ढूंढना और अच्छी वेबसाइट तैयार करवा के दे देना। इसी तरह मल्टीपल रास्ते हैं हमारे पास एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, जो कि हम सारे इस्तेमाल करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से रैंक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे VVRO पे। ये एक टर्म है, शायद आपने सुनी हो या आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। इसका मतलब है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ये होता क्या है और क्यों हम इसको करते हैं? ये होता है आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प करता है। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम कितने % VVRO करते हैं, क्या करते हैं, फिर हम VVRO पे डिटेल में बाद में बात करते हैं। अगर आपने गिव अवेज, जो कि मैंने आपको बताया था, हीलियम 10 में बताता है आपको CPR 8 डे गिव अवेज किसी भी कीवर्ड के, अगर उसने बताया आपको 100 गिव अवेज, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से 25 VVRO कर लें, 75 वैसे ही नॉर्मल जाने दें। अब अगर आप में से कोई ये सोचे, जब मैं बताऊंगा कि VVRO क्या है, आप कहेंगे मैं तो 100 के 100 VVRO करवा सकता हूँ। अमेज़न कहेगा कि ये क्या है, हर बंदा आता है, इतना इतना वेट करता है, तो आपको जो वेटेज मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने सारे VVROs पे नहीं जाना, मिक्स एंड मैच हमने चलना है, नॉर्मल बाइंग भी हो, VVRO भी हो। अच्छा, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपिंग मॉल है, उसमें डिफरेंट शॉप्स हैं। अब जो मॉल का ओनर है वो ये देखता है कि किस शॉप पे ज्यादा लोग आते हैं, किस शॉप की ज्यादा सेल हो रही है। उन्होंने कैमरे लगाए हैं, वो देखते हैं कि एक बंदा शॉपिंग मॉल में एंटर हुआ है, हाफिज अहमद की शॉप पे आया है और शॉप के अंदर घूम के बाहर चला गया। उसके बाद वो साथ XYZ की शॉप पे गया है, साथ ABC शॉप पे गया है, साथ एक और शॉप पे गया है। 3-4 शॉप्स पे घूमने के बाद वो दोबारा हाफिज अहमद की शॉप पे आया है और इससे परचेज करके चला गया। कैमरे लगा के टीम बैठी हुई है, वो वेटेज देंगे, वो कहेंगे ये जो शॉप वाला है ना, इसके पास क्या ऐसी कमाल की प्रोडक्ट है कि लोग आते हैं इसके पास से बाहर चले जाते हैं, बाकियों की तरफ घूमते हैं, देखते हैं, फिर वापस इसके पास आते हैं और परचेज करके चले जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, उसने कौन सा कोई वेटेज देनी होती है आपको। एग्जांपल ताकि आपको बात समझ आ जाए। हम ये कहते हैं कि उसने ये सोचा था कि जिस बंदे की सेल्स अच्छी होंगी ना, मॉल का ओनर ये कहता है कि मैं उसको रेंट में 20% ऑफ कर दूंगा। वो ये देखते हैं, अच्छा इस बंदे के पास लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, लेके चले जाते हैं, इसका मतलब है इसका ऑफ बनता है, इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकनी चाहिए। वो आपको अलाउ कर देते हैं, जी आप बाहर भी स्टैंडी लगा लें, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप एक्स्ट्रा मार्केटिंग कर सकते हैं सेम प्राइस में, कोई ना कोई आपको बेनिफिट देता है। यही काम अमेज़न पर होता है। अब होता क्या है, प्रॉक्सी मार्केटिंग, जिसमें हम बात कर चुके हैं डिटेल में। प्रॉक्सी मार्केटिंग में आप कहते हैं, जो भी आपके लोग उसको हैंडल कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, आपने जो जर्नी ढूंढी, जिसका हम बात कर चुके हैं कि जिसको आपने फ्री में आइटम देनी है, आपने उसको कहा कि आपने मेरी प्रोडक्ट पे आना है और ऐड टू कार्ट करना है, यानी बाय नहीं करना, ऐड टू बास्केट, ऐड टू कार्ट। ये सिंपली बायर को पता है, बायर अकाउंट पे जाके आप बाय नाउ पे जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे पेमेंट पे क्लिक नहीं करना, आपने पेमेंट नहीं करनी, ऑर्डर कंफर्म नहीं करना,
जस्ट अपनी बास्केट में ऐड करना है। ऐड टू कार्ट कर लिया आपने। अब ऐड टू कार्ट करके आपने उसे कहना है कि थोड़ी देर वेट करे और उसके बाद जो बेस्ट सेलर है इस प्रोडक्ट का ऑलरेडी, जो कंपेटिटर है, उसको भी ऐड कर ले, उसको भी ऐड कर ले, एक दो और को भी ऐड कर ले और एक दो दिन के लिए छोड़ दे। सब ने बराबर नहीं करना कि सब एक दो दिन के लिए छोड़ दें, कोई 24 घंटे के लिए छोड़ दे, कोई 16 घंटे के लिए। उसके बाद वो आए, बाकियों को डिलीट करे और आपसे बाय कर ले, आपको पेमेंट कर दे। अब Amazon आपको वेटेज देता है उस पर, तो Amazon अब आपको रैंकिंग में आपका BSR बेहतर करेगा। फिर ऐड टू कार्ट ओवर एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट, यानी पहले से ऐड टू कार्ट किया हुआ उसके ऊपर ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, विश लिस्ट में डाला, यानी ऐसे काम किए वहां पे आके कि Amazon को लगा कि ये बहुत ही रियल ऑर्डर है और इसको वेटेज मिलनी चाहिए। आपने अपनी जर्नी को कहा, सब हर जर्नी को नहीं, किसी किसी जर्नी को, यानी 25% में से भी 3-4% को आपने कहा कि आपने मेरी लिस्टिंग पे आना है और उस पर आके कोई क्वेश्चन करना है। उसने क्वेश्चन किया कि ये जो प्रोडक्ट है आपकी, क्या इसका मटेरियल बहुत अच्छा है? एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने कोई भी कुछ सवाल किया। अब आपने फौरन जवाब नहीं दिया, उसको देना भी नहीं है। 4-6-8 घंटे गुजरने के बाद आपने रिप्लाई किया, जी बिल्कुल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी अच्छी पैकिंग है, प्राइस भी बड़े मुनासिब है। आपने उसके 2-4 फीचर्स उसको बता दिए या जो उसने पूछे उतने बता दिए। उसके बाद उसने जाके उसको परचेज किया। अब Amazon कहेगा कि इतना टाइम लगा, एक बंदा आया, उसने लिस्टिंग पे टाइम लगाया, क्वेश्चन किया, फिर रिप्लाई किया, उसने फिर डिसाइड किया कि मुझे इससे बाय करना है, आपको वेटेज मिलेगी। तो कोई भी ऐसा काम जिससे लगे कि अब ये भी नहीं है कि सब काम बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, फिक्स टाइमिंग पे हो रहे हैं, टाइमिंग ऊपर नीचे होनी चाहिए, और जब बायर बाय करने आए तो उसे ये भी कहना है कि कुछ केसेस में वो 2-3 घंटे के बाद ही बाय कर लेगा। तो वेरी वेरी रियल ऑर्डर हम करवाते हैं अपने रैंकिंग को बूस्ट करने के लिए, सिंपल गिव अवेज, और ये हम उसी सूरत में करते हैं, तभी करते हैं जब हमें Amazon अलाउ करते हैं कि आप गिव अवेज कर दें, आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें, ये कर लें, वायरल लॉन्च के थ्रू कर लें, कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप गिव अवेज करते हैं, Amazon अलाउ करते हैं, उस पर आप VVRO भी कर लेते हैं। जो भी काम करना है हमने Amazon की पॉलिसीज में रहते हुए करना है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब तकरीबन सीख चुके हैं, बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। FBA पे हम ज़्यादा बात करते रहे हैं, Amazon FBA पे, वर्चुअल असिस्टेंट पे। FBM मॉडल भी हमने समझा, हमें पता है कि FBM मॉडल क्या होता है। हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं कि FBM के फ़ायदे क्या हैं, यानी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज उसका ये है कि उसमें आपको FBA फीस नहीं पड़ती। आप सामान अपने घर पे रखते हैं या अपने वेयर हाउस पे रखते हैं, चलें वेयर हाउस तो रेंट पे होगा, उसमें भी आपके कुछ पैसे बच सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर पे है तो आपकी बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है। आपकी जो सिर्फ Amazon पे सेल कर रहे हैं उसकी परसेंटेज है, FBA फीस आपको नहीं पड़ रही है। Amazon ये नहीं कह रहा जी मुझे स्टोरेज चार्जेस पे करें, पिक पैक शिप पे करें, वो आपको नहीं पे करना पड़ रहा। सेकेंडली ये है कि आपकी क्वांटिटी आपके हाथ में है। FBA में होता है कि आपने 100 यूनिट भेजे हैं, बाज़ दफ़ा मसला आ गया, अब आप केस खोल रहे हैं, जी मैंने तो 1 हफ्ता होकर भेज दिए हैं। Amazon कह रहा है अच्छा जी 2 दिन में लाइव हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। FBM में क्वांटिटी आपने सेट की 23 और आपने 5 बेचने के बाद 18 आपके किसी दोस्त ने कहा यार मैं आपका डायरेक्टली होलसेल में बिकवा देता हूँ, तो आपने वहाँ पे क्वांटिटी 0 कर दी। तो आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर FBM मॉडल में एक और जो बेनिफिट आता है वो ये आता है कि आपकी प्रोडक्ट आपके पास ही है ना, आप इसको जब चाहें अपनी लिस्टिंग क्लोज कर दें, आपको Amazon से वापस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर FBA में आप बिजनेस क्लोज करते हैं तो आपको वापस चाहिए होगी प्रोडक्ट, आप Amazon को कहेंगे जी मैंने कुछ भी कर दिया, कोई भी वजह है, मैं कहीं और बेच रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे वापस भेजें। यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या आ जाते हैं? अब आपको कस्टमर सपोर्ट खुद हैंडल करनी है FBM में, ईमेल्स आ रही हैं आपको खुद रिप्लाई करनी है, कॉल आ रही है आपको खुद रिप्लाई करना है, आपको खुद रिटर्न रिफंड हर चीज़ आपको खुद हैंडल करनी है। बायर ने आपको कोई मैसेज किया है तो विद इन 24 आवर्स आपने Amazon सेलर सेंट्रल के अंदर उसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई नहीं करते अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो रही है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, अचानक आपको 2-4 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया तो आप क्वांटिटी 0 करके या शॉप ऑफ करके जाएंगे। लेकिन FBA में क्या है कि आप कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप FBM या FBA को कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 100, तो मैं कहूँगा FBM को 30 और FBA को 70। उसकी रीज़न ये है कि FBA मॉडल में आप कहीं भी बैठे हैं, आपके मज़े आपका बिजनेस चल रहा है। FBM मॉडल में आपका होना ज़रूरी है,
आपको खुद काम करना ज़रूरी है, आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है, आपको रिटर्न्स हैंडल करना ज़रूरी है, आपको रिफंड्स हैंडल करना ज़रूरी है, तो वो इटसेल्फ एक फुल टाइम जॉब है। हम अमेज़ॉन का बिजनेस क्यों रिकमेंड करते हैं कि ये बिजनेस ऑटोमेशन पे है, आप दुनिया में कहीं भी हो आपका बिजनेस चल रहा होता है। फिर FBA में आपको सेल्स भी ज़्यादा मिलती हैं, सेल्स ज़्यादा मिल रही हैं, सब कुछ अमेज़ॉन हैंडल कर रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें ना कि ठीक है आपको FBA फीस नहीं पड़ रही FBM मॉडल में, लेकिन आप काम भी तो कर रहे हैं ना। आपका अगर वेयर हाउस है उसका रेंट पे कर रहे हैं, काउंसिल टैक्स पे कर रहे हैं, तो बात तकरीबन वहीं आ पड़ती है। दिखने में आपको लगता है कि अच्छा FBA फीस मुझे नहीं पड़ रही, लेकिन आपको सेल वेलोसिटी भी कम मिल रही है, FBA वाले को सेल ज़्यादा मिल रही है। जब उसको सेल ज़्यादा मिल रही है तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता FBA फीस अगर अपनी चार्ज कर रहा है अमेज़ॉन। ज़ाहिर है अमेज़ॉन हमारे बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, तो उसका राइट है पैसे चार्ज करना। वो अपने वेयर हाउस पे रखेगा, उसके वेयर हाउस का स्टाफ है, वेयर हाउस के रेंट्स हैं, वेयर हाउस के ओवरहेड्स हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें वो उसने कहाँ से पे करनी है। फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा ना। तो क्योंकि हम ये बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि हम पैसे कमाएं, अमेज़ॉन भी इसलिए कर रहा है कि वो पैसे कमाए। तो हमने छोटे छोटी कॉस्ट पे ये नहीं सोचना कि ये मेरी कॉस्ट बच जाए। जाहिर बात है जितने भी लोग जुड़े हैं सब ने कुछ ना कुछ कमाना है और हमने पे करना है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा और आप भी अपने क्लाइंट को हमेशा FBA मॉडल ही रिकमेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एज अ फ्रीलांसर या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने क्लाइंट को रिपोर्ट करना है, उसको बताना है कि उसका काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या हो रहा है। अब रिपोर्टिंग का तरीकाकार क्या होता है, इसमें आपके लिए सबसे मज़े की चीज़ ये है कि आपने कॉल पे रिपोर्ट नहीं करनी होती। कभी कभार होता है कॉल पे, लेकिन जो रिपोर्टिंग का प्रॉपर तरीकाकार है वो मैसेज पे होता है, वो व्हाट्सएप पे होता है या ईमेल पे होता है, या आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अगर क्लाइंट ने आपको दिया कोई। नॉर्मली व्हाट्सएप पे होता है ये। आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होता है जिसमें आपकी टीम के रेलिवेंट लोग ऐड होते हैं, या अगर आप अकेले हैं तो बस आपका और आपके क्लाइंट का व्हाट्सएप ग्रुप है। अब उसमें आपने उसको डेली बेसिस पे उसको रिपोर्ट भेजनी है कि आज आपके कितने ऑर्डर्स आए थे, ऑर्गेनिक कितने थे और PPC के कितने ऑर्डर्स थे। ये हम रिपोर्टिंग में सारे काम सीख चुके हैं। या जो रिपोर्ट वो आपसे मांगे ये आपने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में देनी है डेली बेसिस पे। और रिपोर्ट्स आपने नॉर्मली जो डाउनलोड करनी है, आपने जो काम करना है वो UK और US से, क्योंकि नॉर्मली यही दो बड़ी मार्केट्स हैं, ये जो भी मार्केट है उनके डे एंड पे आपने रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। यानी अगर UK में रात के 12 बज रहे हैं तो UK के हिसाब से रात के 12 बजे आपने उस दिन की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है कि पूरे दिन में पिछले रात 12 से लेके आज की रात 12 तक क्या काम हुआ, ये आपने तब डाउनलोड करनी है। और ये पाकिस्तान में नॉर्मली UK का और पाकिस्तान का कभी 4 घंटे का डिफरेंस होता है, कभी 5 घंटे का डिफरेंस होता है। वहाँ पे 1 घंटा चेंज होता रहता है कुछ महीनों के बाद। तो आपके पास सुबह 4 या 5 बज रहे होंगे, नॉर्मली आपने उस टाइम पे करनी है, या सुबह 6-7 बजे कर लें कि बस रात 12 के बाद, क्योंकि इतनी सेल्स ही नहीं होती। तो आपने फुल डे की रिपोर्ट बेसिकली डाउनलोड करनी है। अब डाउनलोड करके आपने क्लाइंट को भेज दी, उसे पता चल रहा है कि अच्छा मेरे इतने ऑर्डर्स आए थे, ऑर्गेनिक इतने थे, मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। शुरू में क्योंकि लॉस पे नज़र आ रहा होगा, PPC पे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, आपने प्राइस भी थोड़ी डाउन रखी हुई है। और क्लाइंट के साथ आपने पहले दिन से ही मैनेज करके चीज़ें चलनी हैं। एक्साइटमेंट में ऐसी चीज़ नहीं कर लेने के बाद में आप तंग हो और आपका क्लाइंट डिस्टर्ब हो। फॉर एग्जांपल, आप पहले दिन से उसको बड़ी बड़ी डिटेल भेजना शुरू कर दें, आप फ्री हैं, बिल्कुल नया नया आपने काम स्टार्ट किया, आप उसे ये भी भेज दें, 2 घंटे बाद भी एक रिपोर्ट भेज दें। अब उसको आदत हो जाएगी कि ये मुझे 2 घंटे के बाद रिपोर्ट भेजेगा। अब रिपोर्ट उसे 2 घंटे के बाद ज़रूरत ही नहीं है, आप दिन में 4 दफ़ा करें, ज़रूरत ही नहीं है। आपने दिन में 1 दफ़ा रिपोर्ट करनी है। पूरा जो उसका प्रोसेस होगा सारा करके, सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड करके एक ही दफ़ा उसको देनी है, ताकि वो भी इवेल्युएट आसानी से कर सके और आप भी। और हफ्ते में 1 दफ़ा आप उसे कॉल पे बात कर लें, अगर ज़रूरी हो 1 दफ़ा आप उसे कॉल पे बात करके कुछ चीज़ें उसके साथ डिस्कस कर लें, उसे बता दें, उससे पूछ लें। नॉर्मली जो आपका क्लाइंट होता है वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास खुद स्किल्स नहीं होती, उन्हें खुद काम नहीं आता होता। इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, पूल फंड्स होते हैं, लोगों के ग्रुप्स होते हैं, वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर उनको खुद काम करना होता है तो वो नॉर्मली खुद ही कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जिनको खुद भी काम आता है लेकिन वो आपसे करवा रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको काम भी नहीं आता लेकिन बेसिक उन्होंने सीखे होते हैं, बेसिक से उनको पता होता है। तो आप जब उनको रिपोर्ट्स भेजते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर नहीं पता तो आपको चाहिए कि आप इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, आप उसको एजुकेट करें। अगर वो आपसे पूछते हैं जी मुझे ये रिपोर्ट देखनी कैसे, तो उसको एक एक चीज़ बताएं, कुछ छुपाए नहीं उसके अंदर। तो ये रिपोर्ट करना बहुत ही आसान सा काम है। व्हाट्सएप ग्रुप पे, ईमेल पे भी आप कर सकते हैं। कोई टूल है, कोई सॉफ्टवेयर है,
माइक्रोसॉफ्ट का या किसी भी कंपनी का डिफरेंट टूल्स होते हैं जहाँ पे टास्क वगैरह होते हैं कि जी ये टास्क मिला था, ये काम हो गया, ये नहीं हुआ। सिंपली रिपोर्टिंग आप सीख चुके हैं, क्लाइंट को कैसे करनी है, व्हाट्सएप पे करनी है और पोलाइटली करनी है। अगर वो कोई बात पूछता है तो उसको ऑन टाइम रिप्लाई करना है, ऑन टाइम रिप्लाई ज़रूर करना है आपने। अगर वो दिन में आपको 3-4 दफ़ा भी पूछ लेता है तो कम्युनिकेशन में गैप नहीं होना चाहिए। अगर किसी दिन कोई सेल नहीं हुई, नया अकाउंट है, किसी दिन कोई सेल नहीं हुई, ना पीपीसी के लिए कुछ भी नहीं हुआ, रिपोर्ट आप फिर भी भेजेंगे कि जी आज कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रोग्रेस, आज कोई सेल नहीं हुई, या अभी हमारी प्रोडक्ट जो हंट हो गई है। अब उसके बाद आपने उसे, ये तो रिपोर्टिंग में आपको बता रहा हूँ ना, जब अकाउंट चल रहा है उससे पहले की क्या रिपोर्ट है, जी हंट हो गई है, अब सोर्सिंग स्टेज पे है, अब यूके पहुंच गई है या यूएसए पहुंच गई है, अब ये अमेजोन की तरफ है। अब अमेजोन वेयर हाउस पे जाते हो सकता है 5 दिन लग जाए उसको लाइव होते, तो आपने 5 दिन उसको रिपोर्ट करना है कि जी सेम प्रोग्रेस है, अभी ऑन द वे है, अभी लाइव नहीं हुई, जैसे ही लाइव होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें, और कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए। इंग्लिश इतनी मैटर नहीं कर रही, कम्युनिकेशन मैटर कर रही है कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपका क्लाइंट भी हैप्पी रहता है और आपको भी पता होता है कि मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ, तो आप भी प्रॉब्लम में नहीं आते और आपका क्लाइंट भी प्रॉब्लम में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ब्रांड रजिस्ट्री पे काफ़ी डिटेल में बात की थी कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे हैं। अब हम ब्रांड रजिस्ट्री को देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको हमने अप्लाई करना है। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगेन इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। आप लोग कोई भी टैब फ्यूचर में किसी जगह पे चेंज देख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेस का, और आपने उसको खुद से देख लेना है कि अब मुझे ये कहाँ पे मिलेगा। अभी फिल वक्त हमारे पास ये आ रहा है एडवर्टाइजिंग के टैब में A+ कंटेंट मैनेजर। हमने इस पर क्लिक किया। A+ पे हम बात कर चुके हैं कि हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब ब्रांड रजिस्ट्री हो। अब इसमें हमें यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस दिए हैं, अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस और ब्रांड रजिस्ट्री सपोर्ट। तो हम सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टैब खुलेगा, इस पे हम चले जाएंगे सीधे ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर, ये जो हमारे पास लिखा आ रहा है। आगे हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे इसको। अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी साइन इन था, बस यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हमने काम करना है। क्योंकि ये यूके अकाउंट है तो हम यूनाइटेड किंगडम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम होता है। हो सकता है जब आप ये काम करें तो 10 के बजाय 7 पेजेस हो जाएं, या 10 के बजाय 15 पेजेस पे भी काम हो सकता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी वेलकम टू ब्रांड रजिस्ट्री, हम इसे कहते हैं इनरोल अ न्यू ब्रांड। वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी ब्रांड्स रजिस्टर्ड, क्योंकि ये नया अकाउंट है, इस पे पहले से हमने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की हुई। तो हम इस पे आके क्लिक करते हैं एनरोल अ न्यू ब्रांड। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मैनेज योर एप्लीकेशन और इनरोल योर ब्रांड, तो हम क्लिक करेंगे इनरोल योर ब्रांड पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आप इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, ये नीचे चीज़ें देख लें कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। वो हमारे से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, उसने हमें बता दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क पे हम तफसील में बात कर चुके हैं कि हमारा अकाउंटेंट हमें रजिस्टर करके देगा ट्रेडमार्क। उसका एक नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिस तरह किसी भी शख्स का आईडी कार्ड नंबर होता है। अब उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन आईडी कार्ड नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी चीज़ का। तो इस तरह ट्रेडमार्क का एक नंबर होगा, वो नंबर हमें चाहिए होगा जो हमसे ये मांग सकते हैं अमेजॉन। और इमेज दैट क्लियरली शो द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग, यानी हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जिसपे क्लियरली पता चल रहा हो कि ये हमारी प्रोडक्ट है। यानी अगर मैंने एक ब्रांड बनाया, मैं अपने नाम से हाफिज अहमद के नाम से प्रोडक्ट एक बेच रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल वो एक मोबाइल फ़ोन है, तो वो कहते हैं जी मोबाइल फ़ोन की जो पैकेजिंग है, उसका जो बॉक्स है, उसके ऊपर क्लियरली हाफिज अहमद मेंशन हो, हाथ से लिखा हुआ नहीं, एडिट किया हुआ नहीं, क्लियरली उसके ऊपर प्रिंटेड हो, जिससे पता चले कि जी ये आपका ब्रांड है और इसका ब्रांड नेम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद वो हमें कहता है कि जी अगर आपका वेंडर रिलेशनशिप विद अमेजोन, अगर कोई वेंडर कोड, ये वेंडर कोड ऐसा होता है कि आप लोग A+ कंटेंट वेंडर की हेल्प से भी ले सकते हैं। वेंडर जिससे भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी आपका वेंडर सप्लायर है, तो आप वेंडर के थ्रू भी ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी प्राइवेट ब्रांड रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं।
अगर वो होगा तो आप वेंडर का कोड आपको चाहिए होगा, वेंडर आपको सिंपली वो कोड प्रोवाइड कर देगा। आगे हमारे पास आ जाता है सैंपल लिस्ट ऑफ एसिन्स। वो कह रहे हैं जी आप अपने कोई एसिन देंगे, एसिन का मतलब लिस्टिंग का कोई लिंक देंगे कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है अमेजोन पर और ये हमारे ब्रांड नेम के साथ हमने इसको लिस्ट किया है, इसकी अब हमें ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। और फिर वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑन द कंट्रीज वेयर यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी जरूरी नहीं है कि सारी मांग ले, वो कह रहा है वी मे कलेक्ट, सारी भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, किसी पे रेड हो सकता है कि ये जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। हम चले जाते हैं जी इनरोल योर ब्रांड। वो कहते हैं जी आपके ब्रांड का नाम क्या है, आपने अपने ब्रांड का क्या नाम रखा है। मैंने कहा जी मैंने ब्रांड का नाम रखा है जी हाफिज अहमद, ये ब्रांड का नाम हो गया। जो भी आपका ब्रांड नाम होगा, आपका पर्सनल नाम भी हो सकता है, ABCXYZ भी हो सकता है, तो आप कोई और रैंडम कोई अल्फाबेट्स इकट्ठे करके वो भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ट्रेडमार्क ऑफिस, आपने ये ट्रेडमार्क कहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया। हम कहते हैं जी हमने यूके में करवाया ये, तो ये आ गया IPO यूके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूके, यानी आपका ट्रेडमार्क USA में भी हो सकता है, आपका कनाडा में भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा जी हमने यूके में करवाया है, यूके अकाउंट है। ये लाजमी नहीं है कि आपका जहां का अकाउंट हो वहीं पे ट्रेडमार्क आप करवाएं, किसी और कंट्री में भी हो सकता है। US का ट्रेडमार्क हो, आप उसकी बेस पे यूके में ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। फ्यूचर में ये पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, अभी तक ये पॉलिसी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ट्रेडमार्क का नंबर। मैंने कहा जी ठीक है, ट्रेडमार्क का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो कहते हैं जी क्योंकि यूके का है तो ये यूके से शुरू होता होगा, उसे एग्जाम्पल दिया। हमने कहा जी ठीक है, UK 0000 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं जी प्लीज प्रोवाइड अ URL टू योर ब्रांड्स ऑफिशियल वेबसाइट। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने ब्रांड की वेबसाइट बनाई हुई है, आगे आप छोटा सा देख रहे हैं ये ऑप्शनल लिखा आ रहा है, ये हमारे पास ऑप्शनल आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने मुझे फौरन एरर दे दिया कि जी ये ट्रेडमार्क जो आपने लिखा है ये ठीक नहीं है, ये हमारे फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है। तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने तो एग्जाम्पल लिया ना। जब आप कोई भी प्रॉपर ट्रेडमार्क जो आपको आपका अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा, आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, उसमें आपको ये इशू नहीं आएगा। जस्ट इन केस आपको उसमें आ जाता है तो आप ये लिखा आ रहा है इफ यू बिलीव दिस इज एन एरर, अगर ये कोई मिस्टेक है क्लिक हियर, आप केस खोल के कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेडमार्क क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, तो यहाँ पे जब वेरीफाई पे क्लिक करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई कर लेगा बैकएंड सिस्टम से कि क्या ये ट्रेडमार्क ठीक है, वाकई रजिस्टर्ड है। IPO यूके के ऑफिस से वो उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। अच्छा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है, जो कि बनानी चाहिए, अच्छी बात है, उसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे मैं इस ब्रांड के नेम से ही बेच रहा हूँ। नीचे वो कह रहे हैं जी अगर आप ये और वेबसाइट्स पे बेचते हैं, ई-कॉमर्स साइट्स पे, तो आप उनके URL हमें दे दें या स्टोर का लिंक दे दें। यानी अगर आप अमेजोन के अलावा eBay पे बेच रहे हैं, वॉलमार्ट पे बेच रहे हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने उस स्टोर का लिंक दे देंगे। ऐड मोर भी आप कर सकते हैं, या अगर आप अमेजोन का लिंक भी दे रहे हैं, आप eBay का भी, वॉलमार्ट का भी, इट्सी का भी, सैम्स क्लब का भी, किसी की भी, तो वो आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है प्रोडक्ट इमेजेस। वो कहते हैं जी यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस आप अपलोड करें। अब हम यहाँ से जाते हैं जी, अपलोड करते हैं प्रोडक्ट इमेजेस। हमने यहाँ पे ये इमेज कर दी। अच्छा, ऊपर मैंने ये किया कि ट्रेडमार्क का जो मैंने नंबर लिखा था 789, आगे मैंने वो काट के जो अमेजोन मुझे बता रहा था कि इतना होता है, मैंने उतना ही यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि नॉट फाउंड, ये वेरीफाई नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कहते हैं जी पेंडिंग है, अभी अप्लाई कर दिया, अभी हमें मिला नहीं है, पेंडिंग है। वो अब उसको देख लेगा, सिस्टम से वेरीफाई कर लेगा उनके से कि वाकई पेंडिंग है। अगर आप अमेजोन के जो रजिस्टर्ड, उसे आप अकाउंटेंट कह लें, सोलिसिटर कह लें, अमेजोन ने कुछ कंट्रीज में ये ऑप्शन दी होती है कि आप उनके थ्रू कर लें, वो देखेंगे कि ये वाला ट्रेडमार्क अवेलेबल है, तो वो आपका अप्लाई करते ही ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर देंगे। चाहे ट्रेडमार्क 3 महीने बाद या 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद आएगा, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोसेस होता है, लेकिन आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इस ट्रेडमार्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दिखाया था ट्रेडमार्क चेक करके कि इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से वो आपका ब्रांड रजिस्ट्री वैसे भी अप्लाई कर देगा। और ये यहाँ पे वर्ड मार्क आ गया, डिज़ाइन आ गया कि जी आपका वर्ड मार्क है, यानी हाफिज अहमद आपने सिर्फ नेम करवाया, या डिज़ाइन यानी उसका कोई डिज़ाइन करवा के वो आपने करवाया हुआ है। तो जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है नेक्स्ट की। यहाँ पे वो हमारे से कह रहे हैं जी सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन। वो पूछ रहे हैं कि आप सेलर हैं, वेंडर हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हम कह रहे हैं जी हम सेलर हैं,
हम किसी से लेके नहीं बेच रहे, हम किसी के वेंडर बेस पे किसी के अकाउंट की A+ कंटेंट नहीं करवा के दे रहे, हम खुद सेलर हैं। सेलर हैं जी, वो कह रहे हैं जी विच सेलिंग अकाउंट मैनेज योर ब्रांड प्रोडक्ट्स। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, जो अकाउंट हमारे सामने आ रहा है, जिस पे हम ऑफ कोर्स इसको रजिस्टर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कैटेगरी, कि ये आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की। हम कहते हैं जी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, अपैरल कैटेगरी की है जी। उसके बाद वो कह रहे थे आप इसका ASIN प्रोवाइड करें, यानी लिस्टिंग जो आपने ऑलरेडी की हुई है। यहाँ से हम क्योंकि यूके में कर रहे हैं तो हम इसको amazon.co.uk देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे चले गए, क्योंकि ये ऑप्शनल थी तो हमने नहीं डाली उसमें ASIN की इन्फॉर्मेशन। आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि इसमें कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को अलाउ कर रहे हैं या आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, ये हमारा प्राइवेट लेबल है, हम इसको खुद ही बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस दोनों पे नो कर देंगे और इसके बाद जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए सबमिट हो जाएगी। चलें जी, आप लोगों ने ब्रांड रजिस्ट्री भी सीख ली। इसका आपको एक और बेनिफिट ये भी है कि आप अलग से भी ये सर्विस दे सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री की। लोगों को अप्लाई करनी नहीं आती, लोगों को नहीं पता कि ब्रांड रजिस्ट्री किस तरीके से होती है, तो आप अलग से भी इस तरह की गिग्स बना के ये सर्विस अलग से भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपको अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करके दे सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जब PPC की बात की थी तो पूरा प्रोसेस सीखा था कि ऑटो कैसे चलती है, मैनुअल कैसे चलती है। फिर हमने उसमें एक बात की थी कि PPC को ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जाता है, कि ऑटो के रिजल्ट्स निकालने के बाद हमने CTR देखा था, उसकी सारी चीज़ें देखी थी। मैंने आपको एक्सेल की शीट पे पूरा बताया था, करके दिखाया था। अब इसमें चीज़ आती है कि जी PPC के रिजल्ट्स टॉप स्पॉट पे शो करने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। अब टॉप स्पॉट पे कैसे शो होती है, ऐसा होता क्या है, ये हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं। हम कोई भी अमेज़ॉन का अकाउंट खोलेंगे, एक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और नाम लिख के देखेंगे कि टॉप स्पॉट पे कैसे शो होती है, मिडल में कैसे होती है, लास्ट पे कैसे होती है, शो कैसे होती है। और अगर हमारी प्रोडक्ट वहां पे शो नहीं हो रही तो हमने उसको किस तरीके से वहां पे लेके आना है, क्या प्रोसेस होता है, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे हैं। हमने अमेज़ॉन खोला और यहाँ पे लिख दिया पिलोज। अब पिलोज लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, PPC चलाई है, उनके ये टॉप स्पॉट पे शो हो रहा है। और हमने भी अब यही देखना है कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम टॉप पे शो करना चाहें तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। एक तो हमने ये देख लिया कि टॉप पे शो हो रही है प्रोडक्ट, और ये हमने देखा कि ये दरमियान में भी कुछ शो हो रही हैं। मैं इसलिए ये डाउन जा रहा था कि आपको ये नजर आए कि ये देखिए दरमियान में भी शो होती हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, और कुछ केसेस में नीचे भी आ रही होती हैं। कभी अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने PPC चलाई हो और नीचे कर रहे हो तो शो होती है, अगर नहीं है तो नहीं भी शो होगी। लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये नीचे भी आ रही हैं, रिकमेंडेड बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुछ यहाँ पे भी आ रही है। लेकिन हम बात करें टॉप स्पॉट पे हमने किस तरीके से शो करनी है। अच्छा, उस पर शो करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोग जब PPC चलाते हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूँ, उस पर जब हम बिड ऐड करते हैं तो बिड जो सजेस्टेड होती है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अगर सजेस्टेड बिड है $1, हम उसको कर देंगे $2। तो जब हम इतनी ज़्यादा बिड करेंगे, और जब हम ये करते हैं, अब आपको ये लगेगा हम इतने पैसे क्यों लगाएंगे, हम एक प्राइवेट लेबल बिजनेस, हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड खड़ा करने जा रहे हैं। उस पर हम ऑफ कोर्स मार्केटिंग पे पैसा लगाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए पैसा लगाएंगे। इसको हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ये हमारा पैसा ब्लीड हो रहा है, आपके क्लाइंट का पैसा लग रहा है, लगे जा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट हर सूरत में चलेगी नहीं चलेगी। ये एक रिस्की बिजनेस है। आपने अपने क्लाइंट को भी, और आपके क्लाइंट को पता होता है, और आपने उसको बताना होता है कि जी हमारा काम है जिम्मेदारी से काम करना। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपका काम है मेहनत से काम करना। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में मेहनत है। मेहनत आपने पूरी करनी है, उसमें आपने खयानत नहीं करनी। अब हम इसके बाद आ जाते हैं, और जब आप मेहनत पूरी करेंगे तो रिजल्ट्स भी आते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं आते, कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो भी जाते हैं। अमेज़ॉन का एल्गोरिदम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्ट मार्केट में कोई इशू आ गया, प्रोडक्ट फेल हो गई, कोई भी मसले आ भी सकते हैं। हम आगे एडवर्टाइजिंग के टैब पे और कैंपेन मैनेजर, अगर हम देख रहे हैं कि हमने एक PPC कैंपेन चला दी है और अब वो टॉप पे शो नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे कैंपेन मैनेजर पे, और यहाँ पे आके हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली एक कैंपेन थी जो हमने चलाई थी। हम इस पे चले गए, हमने इस पे जाके देखा, हमारे पास एक टैब आ रहा है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट के टैब पे हमने देखा कि हमारे पास ऑप्शन आ रही है टॉप ऑफ सर्च, यानी फर्स्ट पेज पे
टॉप पे हमारी प्रोडक्ट कैसे शो होगी। तो यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट आ रही है 75%, हम इसको कर देंगे 100%। फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन है, सब लोगों ने 100 कर दिया या 110 या 120 कर दिया, हम इसको 200% तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। अब हम हर वक्त हर प्रोडक्ट पे इतने पैसे नहीं लगा रहे होते। ये अब क्योंकि आप काम सीख चुके हैं, आपको कुछ आइडिया खुद हो जाता है। मैंने आपको पूरा काम सिखा दिया कि आपने पीपीसी कैसे चलानी है, किस किस तरीके से चलानी है, उसकी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, उसके रिजल्ट्स कैसे देखने हैं। अब आपने आके उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है। तो आप 200% तक जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 100 या 110, 150 तक भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो करने में कामयाब हो जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट लेने आ रहा है, अब उसने पिलो लिखा और उसने आते ही देखा टॉप पे ज़्यादा बंदे के पहले नज़र पड़ती है, जो सबसे ऊपर है उस पर पहले नज़र पड़ती है। और फिर ये हमें प्रॉपर अच्छी पिक्चर्स के साथ वो शो कर रहे हैं। अच्छे रिजल्ट्स अगर हमने लेने हैं तो हमारी पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे मेन फैक्टर होता है, इसका की फैक्टर है ये पीपीसी का। अगर एक बंदे को पिक्चर ही अच्छी नहीं लगी आपकी प्रोडक्ट की, वो उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। अंदर की डिटेल तो बाद में है ना, कि आप कहते हैं जी मैंने डिस्क्रिप्शन इतनी कमाल की दे दी, मैंने ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया। भाई वो तो उसे तब पता चलेगा ना जब वो उस पर क्लिक करेगा। तो क्लिक करवाने के लिए अच्छी इमेज का होना जरूरी है। इस तरीके से आप डायनामिक बिड्स के अंदर परसेंटेज ऊपर ले जाके या 2x या 3x करके, यानी जो सजेस्टेड बिड है उससे ऊपर करके आप अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थोड़ी सी गाइडलाइंस सीखेंगे वीडियो पीपीसी के बारे में कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर ऐड, इस पे हम डिटेल में सीख चुके हैं। वीडियो ऐड कैसे चलाते हैं, क्या क्या चीज़ है, प्रॉपर सीख चुके हैं। अभी हम कुछ ऐसे की फीचर्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से हमारी वीडियो पीपीसी रिजेक्ट भी हो सकती है अगर हमने इन गाइडलाइंस को फॉलो ना किया, और ऐसा भी हो सकता है कि अप्रूव तो हो जाए लेकिन हमें रिजल्ट्स ना दे पाए। सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि वीडियो पीपीसी का जो ड्यूरेशन है वो 30 से 35 सेकंड्स का होना चाहिए। अब ये बात मेरे ख्याल में मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि आप लोगों के माइंड में ये बात तो पक्की लिखी जानी चाहिए कि आप जो कुछ सीख रहे हैं, इसके रूल्स, इसकी टाइमिंग, इसका कुछ भी किसी भी वक्त अमेज़ॉन की पॉलिसी चेंज हो सकती है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो ये 50 सेकंड तक अमेज़ॉन अलाउ कर दे, या हो सकता है अमेज़ॉन इसको कम करके 20 सेकंड पे कर दे। तो जो भी ड्यूरेशन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। अगला स्टेप इसमें आता है कि आपने जो स्टार्ट करनी है ना वीडियो पीपीसी, वो साउंड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर किसी एक्शन से होनी चाहिए। जिस तरह होता है ना कुछ वीडियोस, पहले 2-3 सेकंड को साउंड आता है, फिर हमारे पास है ही 30 से 35 सेकंड, उसमें हम किसी ऐसे एक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पीपीसी में हर बंदा आपके 30 सेकंड 35 सेकंड की वीडियो नहीं देखने लगा। वो आएगा, अगर पहले 3 सेकंड में आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो वो पूरी वीडियो देख के जाएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद चांसेस होंगे वो आपकी प्रोडक्ट बाय करे। अगर उसने वीडियो ही नहीं देखी, इसका मतलब है कि बाय करने के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गए ना। उसने इंटरेस्ट खो दिया ना, उसने वीडियो प्ले करते उसने कहा नहीं मजा नहीं आया, फास्ट फॉरवर्ड, आगे जाके किसी और को देखते हैं। अब आप ग्रैब कैसे करेंगे? आपने स्टार्ट करना है किसी एक्शन से, किसी टेक्स्ट वगैरह से, और टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3-4 वर्ड्स का। अब वीडियो पीपीसी में अगर आप 4 लाइनों का या 5 लाइनों का पैराग्राफ दे देंगे, कोई भी नहीं पढ़ेगा। है ही 30 से 35 सेकंड, 4-5 लाइनों के पैराग्राफ के लिए उसको पढ़ते पढ़ते तो क्या एक जगह स्टिल तो नहीं रहेगा। वीडियो का मतलब होता है चलते रहना कुछ ना कुछ। तो चलते रहने में बस आप 3-4 वर्ड्स ऐसे आएंगे, चले जाएंगे, इतना अट्रैक्टिव हो कि बायर कहे कि बाय करना ना करना बात की चीज़ है, मुझे ये वीडियो देखनी ज़रूर चाहिए। फिर उसके अंदर आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी वीडियो पीपीसी रिजेक्ट भी हो सकती है। वो क्यों होती है? वो जब हमने वीडियो पीपीसी सीखी थी तो वहाँ पे उसके गाइडलाइंस आ रही हैं कि पिक्सेल्स क्या होने चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, उसको हमने सिंपली फॉलो करना है। एक और चीज़ कि आपने किसी चीज़ का क्लेम नहीं करना वीडियो पीपीसी के अंदर कि 100% गारंटी, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्लेम नहीं, गारंटी नहीं किसी चीज़ की। बस आपने नॉर्मल अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, क्योंकि जब आप अमेज़ॉन पर बेचते हैं तो अमेज़ॉन आपको इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं करता कि 100% गारंटी इस चीज़ की। आप 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकते। प्रोडक्ट है, फॉल्टी भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप उसके फीचर्स बता दें बायर को, उसके बाद बायर पे छोड़ दें कि वो उसको बाय करता है या नहीं करता। अमेज़ॉन कहता है इस तरह का आई कैचिंग आप ऐड नहीं चला सकते कि बस आप बायर को अट्रैक्ट कर लें, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट ले तो पता चले कि जी आपने इतना कुछ क्लेम कर दिया था, उसमें है ही नहीं इतना कुछ। तो क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़
कि इसका स्टार्ट और एंड ब्लैक स्क्रीन से भी नहीं होना चाहिए कि ब्लैंक आ गया। जैसे मैंने बताया 30-35 सेकंड तो है, तो अब उसमें आप ब्लैंक कर देंगे या उसमें अगर आप एक ही चीज़ चलाए रखेंगे तो वो उसके फ़ायदे की नहीं रहेगी। कमर्शियल लुक आनी चाहिए, अच्छी लुक आनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन फाइल होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप मोबाइल से एक नॉर्मल सी वीडियो बनाते हैं, उसको खुद ही एडिट करके लगा देते हैं। ये प्रोफेशनल वीडियोग्राफर का काम है, ये अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं है। अब आप में से कोई सोचे जी मुझे तो चलाने नहीं आती, मैं क्या करूँगा, ये आपका काम ही नहीं है वीडियो पीपीसी बनाना। आपका काम है सिंपली इसको अपलोड करना, और वो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपने फॉलो करना है। आपने किसी ब्रांड का लोगो वगैरह यूज़ नहीं करना वीडियो पीपीसी में। सिंपल एंड एलिगेंट होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें भी ऐड नहीं करनी, और इस तरह कभी ना हो कि अगले को अट्रैक्ट ही ना करें। तो जितनी बेहतर वीडियो पीपीसी होगी उतने आपके सेल्स ग्रैब करने के चांसेस ज़्यादा होंगे।